तो अनदर वीडियो एंड जो मैंने आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो मैं उनका आंसर लेके आ गया हूँ। एंड ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट देने के बाद मैं ना अब आपको क्या देने वाला हूँ, इनके आंसर देने वाला हूँ। बट आपका जो एट क्वेश्चन आता है ना, जो सैंपल पेपर वाले, वो वीडियो भी जरूर आएगा। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो ये मैं आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के आंसर देने वाला हूँ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप ये मान के चलो आप पूरा पेपर निकाल देते हो। अब बस आप जो मैंने न्यूमेरिकल वाला वीडियो दिया था, एंड वो न्यूमेरिकल वाला वीडियो कर लीजिएगा, ये वन शॉट वाला कर लीजिएगा। एंड जो एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, मतलब लास्ट के सैंपल पेपर जो अपन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आज तो देखो 26 तारीख है, अभी 3 दिन बाकी हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सो आपका एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको थेवेनिन थ्योरम था। तो थेवेनिन थ्योरम होता है क्या? थेवेनिन थ्योरम एक सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सर्किट होता है, एक सिग्नल वोल्टेज सोर्स वीटीएच बोलते हैं, विच टर्म बोलते हैं, और एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है जिसको आरटीएच बनाया जाता है। अब इसके थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कैसे यूज किया जाता है? लोड रेजिस्टेंस को हटाते हैं सबसे पहले, फिर क्या करते हैं, सर्किट जो होता है, सर्किट को ओपन सर्किट वोल्टेज वीटीएस से कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्सेस को ओपन करके थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है। अब सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाता है, तो हम वीटी और आरटीएच होंगे, और उनके साथ हम क्या करते हैं, लोड को, जो जो लोड रेजिस्टेंस होता है, उसको हम पैरेलल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका थेवेनिन थ्योरम है। एंड मैंने आपको वन शॉट वीडियो के पहले जो आप मैंने न्यूमेरिकल वीडियो डाला था, उसमें थेवेनिन थ्योरम के कुछ क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन है, तो जाकर प्लीज आप चेकआउट करें। अगर आपको पीपीडी चाहिए एंड सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज आप क्या करो, तो व्हाट्सएप चैनल यूज करो, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करो। अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो, एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते, उनके लिए व्हाट्सएप की सुविधा स्टार्ट की हमने। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आता है केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल एंड केवीएल का होता है, केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का मतलब ये होता है, किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट एंटर करता है ना, वो टोटल करंट क्या होता है, किसके बराबर होता है, मतलब करंट के इक्वल होता है। देखो, जो हमारा मतलब देखो केसीएल है, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, ये क्या होता है, ये एक जंक्शन पर टोटल करंट, मतलब जितना टोटल करंट होता है, वो एक जंक्शन पर टोटल करंट एंटर कर जाता है, एंड वो टोटल करंट के इक्वल होता है। मतलब समझ रहे हो कि जो हमारा किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट एंटर करता है, वो टोटल करंट के इक्वल होता है जो जंक्शन से बाहर निकलता है। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इन एंड इक्वल टू सिग्मा आउट अपॉन सम। ये आपको मैंने फॉर्मूला दिया। फिर आपका किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? किसी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप का सम जीरो होता है, आपको मालूम होगा। इसका फॉर्मूला होता है मतलब सिग्मा वी इक्वल टू जीरो अपॉन सम वी इक्वल टू जीरो सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम समझते हैं क्या होता है? फेजर डायग्राम क्या होता है ये समझते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फेजर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो एसी सर्किट के वोल्टेज और करंट के फेज को, देखो, जो आपका एसी सर्किट होता है और जो आपका वोल्टेज एंड करंट होता है ना, उसके बीच का फेज डिफरेंस दिखाता है, जिसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जो एम्पलीट्यूड और फेज एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड एग्जाम्पल क्या है? ये इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। ये क्या रहता है? जो हमारा इंडक्टिव करंट रहता है ना, तो करंट वोल्टेज से कितना रहता है? 90 डिग्री पीछे रहता है, जिससे क्या होता है कि हम फेजर डायग्राम को शो कर सकते हैं। ठीक। अब आता है रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर, एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो प्लीज इनको अच्छे से करिएगा, एंड अगर आप इनको अच्छे से कर लेते तो 100% मान के चलो कि आपका एग्जाम ना बहुत अच्छे से जाने वाला। ठीक। तो प्लीज जितना भी मैं आपको बताऊं, प्लीज अच्छे से करना, एंड ज्यादा पैनिक नहीं करना, प्रॉब्लम नहीं लेनी अपन को, एंड अपन को अच्छे से करना है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो रियल पावर क्या होती है? जो एक्चुअल पावर, जो जो हमारी एक्चुअल पावर होती है, हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम, हमारे पास जो एक्चुअल पावर होती है वो कंज्यूम होती है, उसे हम रियल पावर कहते हैं। देखो, जो हमारी एक्चुअल पावर, जैसे जो मेरी पावर है,
जो एक्चुअल पावर है, जो मतलब जितनी मेरे पास ताकत है, हम उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एंड हम उसी को हम रियल पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। फॉर्मूला वी डॉट आई डॉट कॉस कॉस होता है, ठीक, कॉस एक्स। सो रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर को क्यू से डिनोट किया जाता है। वो पावर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने में लगती है, जैसे आपने देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड बनाते हैं अपन, उसमें पावर लगती है, तो वो उस पावर को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। एंड इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टर रिएक्टिव। सो देखो, जो रियल पावर की यूनिट होती है वो वाट वाट होती है, क्योंकि रियल पावर अपन खुद की एक्चुअल पावर होती है। एंड जो रिएक्टिव पावर होती है, ये क्या होती है, ये ऐसी पावर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में यूज होती है, इस वजह से हम इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। एंड रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो VAR होता है, या आप वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू VI साइन। देखो, रिएक्टिव पावर P से डिनोट की जाती है, एंड आपका रियल पावर P से डिनोट की जाती है, एंड डायरेक्टिव पावर आपकी किससे डिनोट की जाती है, Q इक्वल टू VI साइन से, ठीक। फिर आता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मतलब टोटल पावर। टोटल पावर मतलब टोटल पावर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर को बोलते हैं। जैसे टोटल पावर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर, वो क्या होती है, एपरेंट पावर होती है। जो आपकी रियल पावर हो गई, जैसे आपका एक्चुअल पावर कंज्यूम जो होती है, वो आपकी रियल पावर हो गई, और जो पावर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में लगती है, वो कौन सी हो गई, रिएक्टिव पावर हो गई। अगर इनको हम दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब इनको दोनों को टोटल कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाती है, एपरेंट पावर बन जाती है। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, एपरेंट पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। वोल्ट VA भी लिख सकते हो, एंड वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो। एंड एपरेंट पावर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू VIS, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ये रेशियो ऑफ ऑल रियल पावर टू एपरेंट पावर। तो जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, रियल पावर मतलब रेशियो ऑफ रियल पावर टू एपरेंट पावर। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना, एंड ये हमेशा आता है भाई, इतना ध्यान रखना, हमेशा ही आता है। तो ये जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, चाहे जो समझ लो, मतलब मैं इनके आंसर दे रहा हूँ, तो प्लीज आप इनको इम्पोर्टेंट ही समझो भाई, ठीक है। मैं तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट देता हूँ ना, तो टॉप 20 ही समझो आप, ठीक। सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का होता है, ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है जो थ्री फेज एसी सप्लाई पर काम करता है। थ्री फेज एसी सप्लाई मतलब, आप देखो अपने घर में दो फेज आते हैं, तीन फेज आते हैं, तो ये वही वाला फेज है जो अपन के लाइट में आता है, ठीक है। सो देखो, स्टार्टर क्या होता है, ये फिक्स पार्ट जिसमें वाइंडिंग होती है। देखो, जो स्टार्टर होता है, जो स्टार्टर होता है, वो क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसमें वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। रोटर क्या होता है, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, ठीक। अब टाइप क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब आता है RMS, एवरेज वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर, और पीक फैक्टर। सो अब इनको समझो भाई। लगता है मैंने फॉर्मूला बहुत खतरनाक वाले लिखे हैं यार मेरे को। तो क्या गाइस, फॉर्मूला आप कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। मैंने मतलब पता नहीं, बहुत खतरनाक वाली PPT बन गई है यार। सुनो, फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यार ना, अगर करोगे ना तो प्रॉब्लम फंस जाएगी आपको, ठीक। दैट्स वाई मतलब मैं आपको चीजें बता दूं। देखो, RMS का होता है, या आपको मैं RMS, हाँ, सो अब समझते हैं। सो देखो, जो हमारा RMS होता है, वो क्या होता है, AC करंट या वोल्टेज का इफेक्टिव वैल्यू होता है। मतलब RMS मतलब समझ लो कि रूट, हमारा क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सो फिर अब इसका फॉर्मूला देखो, तो RMS का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट 1/T, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक लिमिट रहती है, F ब्रैकेट T का होल पावर एंड DT, ठीक है। अब साइनसोइडल वोल्टेज और करंट के लिए VRMS इक्वल टू VM अपॉन √2, और IRMS मतलब IM/2। V हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा करंट हो गया। फिर जो VM और IM होता है, ये क्या होता है, हमारा पीक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। सो एवरेज वैल्यू क्या है, एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू, मतलब एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/T, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक लिमिट FT और DT। सोनेसोइडल वेव फॉर्म मतलब हाफ साइकिल के लिए V एवरेज होता है 2VM/पाई, और I एवरेज 2IM/पाई।
अब आरएमएस क्या होता है, ये रेशियो होता है, मतलब ये रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ये जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है कि हमारा जो ये आरएमएस होता है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एंड जो हमारा एवरेज होता है, तो इसका ये क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस, मतलब फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। फिर आता है साइन, प्योर साइन वेव्स के लिए क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू वोल्ट वोल्टेज एम अपॉन 2 पाई अपॉन 2 वोल्टेज एम अपॉन पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई रूट इज इक्वल टू 1.11। ठीक है। अब आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर मतलब रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस, जो आपकी मतलब आरएमएस की जो पीक वैल्यू आएगी उसका रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला समझो। आपके पास पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू जो आपके आरएमएस के है एंड अपॉन आरएमएस, एंड फॉर साइन वेव्स तो पीक फैक्टर का होता है वीएम अपॉन वीएम अंडर रूट टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू, एंड अंडर रूट टू की वैल्यू 1.414। ठीक है। तो ये अब आप अपना ट्रांसफॉर्मर एंड टाइप्स ट्रांसफॉर्मर समझो। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये एक स्टैटिकल ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल तक चेंज करता है। ठीक है, बिना किसी फ्रीक्वेंसी में बदले या म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। मतलब ये क्या रहता है कि देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल तक चेंज करता है बिना कोई फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। ऐसे ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसका म्यूचुअल वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं म्यूचुअल इंडक्शन समझाना चाहूंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन नहीं समझ में आता। जब एक कॉइल होती है ना, जैसे अपने एक घर की वायर है, अगर उसमें करंट चेंज होता है, क्योंकि करंट चेंज होता है ना भाई, तो दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, देखो, मैं एक आपको बात बताऊं, आपने कभी ये चीज एनालाइज की होगी कि आपके घर में लाइट कम है, तेज है, कभी कभार झटके से तेज आती है, कभी कभार तेजी से आ जाती है। तो ये वही होता है कि जब एक कॉइल करंट मतलब जो एक कॉइल होती है जो करंट, जब उनका करंट चेंज होता है, मतलब पहले करंट हाई है फिर करंट धीमा हो गया, तो दूसरी जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अब एसी सप्लाई क्या होता है, तो एसी सप्लाई मतलब सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। जो एसी सप्लाई होता है ना, वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करेगा। ठीक, अब मेन कंपोनेंट क्या है, इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा। कोर कंपोनेंट क्या, मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, प्राइमरी वाइंडिंग देता है, मतलब सप्लाई वोल्टेज को रिसीव करता है, और सेकेंडरी में क्या करता है कि आउटपुट वोल्टेज देता है। अब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफर। तो स्टेप अप ट्रांसफर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर आपने शायद देखे होंगे बेसिकली। सो जो स्टेप अप होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में काम करता है, मतलब जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उनमें काम करता है। ये मतलब क्या करता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उनमें कम टर्न्स और सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स होते हैं। जो टर्न समझते हैं ना, जो मतलब कॉइल बंधी रहती है, उसको हम टर्न्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो अपनी कॉइल फैली रहती है ना, तो मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, कम टर्न्स रहते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। एग्जांपल जैसे पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है इसका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। अब आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो देखो, प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं। देखो, अब आप इसको ऐसे समझो कि जब हम कौन से यूज कर रहे हैं, जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उसमें जो प्राइमरी कॉइल होगी, जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, उसमें कम टर्न्स होंगे कॉइल के, एंड सेकेंडरी में ज्यादा कॉइल्स टर्न होंगे। ठीक है, मतलब कॉइल सीधे बंधी रहती है ना यार। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा ना कि उसमें बहुत सारी वायर या ये सारी चीजें बंधी रहती है, तो हम उन्हीं को टर्न्स बोल रहे हैं कि जितना घुमाव हुआ। ठीक है, तो और स्टेप अप में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं, वोल्टेज इसमें डिक्रीज होता है। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, और स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में होता है कि जो अपना है वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, एग्जांपल मोबाइल चार्जर में यूज होता है। अब आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। सो इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम रहता है, सेफ्टी पर्पज के लिए हम इनको यूज करते हैं। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ये इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम रहता है, और हम इसको सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब आता है
8 नंबर पे फर्स्ट फेज एसी सर्किट, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो वन फेज एसी सर्किट होती है, ये क्या होता है, वन फेज एसी सर्किट में एक ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होता है, जिसमें हम वोल्टेज के साइनसॉइडल वेव में चेंज होता रहता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वोल्टेज एक साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में वेरी करता है, एक साइकिल की का फ्रिक्वेंसी होता है, और इंडिया में कितने हर्ट्ज होता है फ्रिक्वेंसी का, मतलब 50 हर्ट्ज। अब एग्जांपल इसके समझो, हाउस होल्ड एप्लीकेशन हो गया, फैंस हो गया, लाइट हो गया, एसी हो गया, ये सब। अब आता है थ्री फेज, तो थ्री फेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो समझो इसमें। थ्री फेज जो होता है, ये एसी सर्किट में तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होते हैं। ये 120 डिग्री फेज डिफरेंस पैदा करता है, ठीक है, मतलब ये 120 फेज डिफरेंस पर होता है। एडवांटेज ऑफ थ्री फेज क्या है, ओवर वन फेज ज्यादा ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, वन फेज के मुकाबले क्या करता है, ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता है, ज्यादा इफिशियंट है, इंडस्ट्रियल मशीन में यूज होता है। कॉमन टाइप्स इसके कनेक्शन कौन कौन से, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, जैसा कि स्टार कनेक्शन को वाई से डिनोट किया जाता है, ये नेचुरल वायर का यूज करके बनता है। एंड जो डेल्टा कनेक्शन वो डेल होता है, नेचुरल वायर नहीं होता है इसमें, तो मैं नेचुरल वायर नहीं होता। और स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के मैंने आपको क्या दिए है कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो न्यूमेरिकल में, तो प्लीज जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं अपना जो हमारा क्या चीज है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या चीज का है कि कैलकुलेट कैलकुलेट पावर एंड रेजोनेंस। पावर कैलकुलेशन ऑन एसी सर्किट में पावर, ठीक, रियल पावर मतलब P इक्वल टू वी आई कॉस होता है आपका, आपको जैसे कि मालूम है। इसका यूनिट वॉट होता है। रिएक्टिव पावर में क्या होता है, रिएक्टिव पावर का वी आई साइन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वी आर। एपरेंट पावर वी आई वी होता है, इसका वोल्ट एम्पियर होता है। एंड पावर फैक्टर का, जैसा कि आपको मैं पावर फैक्टर दिखाई चुका हूं, यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा पावर फैक्टर, ठीक है। सो हाँ, तो इसका क्या होता है, पीएस होता है, ठीक। अब बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस तब होता है जब एक सर्किट में इंडक्टिव रिलेक्टेंस मतलब एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी इक्वल हो जाए, तब ये होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू एक्स सी एक्स। एंड आप इसको एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा बहुत एडवांस फॉर्म में लिख दिया था। रेजोनेंस पर सर्किट का इम्पिडेंस मिनिमम होता है, मतलब जो रेजोनेंस होता है उसमें सर्किट का जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और करंट थोड़ा सा मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं कि हम बात करें किस चीज की, टाइप ऑफ लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन। सो टाइप के लॉसेस क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिकल मशीन में पावर लॉस होता है जिसमें हीट या अनवांटेड एनर्जी डिस्पेट होती है, ठीक है। एंड टाइप ऑफ लॉसेस क्या है, आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस को हम कोर लॉस भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कोर होती है, जो मैग्नेटिक कोर में एडी करंट होता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस की वजह से ये आयरन लॉस होता है। और कॉपर लॉसेस क्या होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से हमें कॉपर लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन और वाइंडिंग की वजह से हमें मतलब मैकेनिकल लॉस होता है। और स्ट्रे लॉसेस क्यों होते हैं, लीकेज फ्लक्स की वजह से हमें क्या होता है, स्ट्रे लॉसेस होता है। अब आता है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टेबल सर्किट होता है जो कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल सर्किट में यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट इनपुट होते हैं, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एसआर जो होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप का इंप्रूव्ड वर्जन होता है जिसमें नो वैलिड स्टेट होती है, ठीक है। एंड डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये एक सिर्फ इनपुट होता है जो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पर इनपुट देता है। अब टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंप्लीफाइड वर्जन हमारा टी फ्लिप फ्लॉप होता है, यानी कि टॉगल करता है। अब आता है बीजेटी। तो बीजेटी मतलब क्या होता है कि बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, ये होता है, ठीक है। तो बीजेटी क्या है, बीजेटी हमारा जो होता है ये एक करंट कंट्रोलर डिवाइस होता है जो स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। टाइप क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसकी वर्किंग क्या है, बीजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। बेस करंट को कंट्रोल करता है, कलेक्टर करंट का फ्लो कंट्रोल करता है। देखो जो बेस करंट होता है, वो बेस करंट को, बेस क्या होता है, जो बेस मैंने बताया ना आपको, बेस क्या करता है, वो करंट को कंट्रोल करता है। और हमारा करंट कलेक्टर क्या करता है, वो करंट के फ्लो के
फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आता है 14 नंबर पे है अपना 14 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो वी आई कैरेक्टर। तो डायोड का वी आई कैरेक्टर स्टिक कर्व वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज समझते हैं। तो देखो जो फॉरवर्ड वाइज है, जो फॉरवर्ड वाइज देखो, जो फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। देखो जब एनोड क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, तब डायोड कंडक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको फॉरवर्ड वाइज में समझ में आया कि जब हमारा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है, तब डायोड कंडक्ट करता है। ठीक है, अब रिवर्स में समझो, जब एनोड हमारा अपोजिट हो, मतलब एनोड हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है, तब डायोड ब्लॉक करता है करंट फ्लो को। ठीक है, आई होप रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइज समझ में आया। अब एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, ये मैंने बहुत खतरनाक फॉर्मूला लिखा है बट आप लोग देख लेना। जो हमारा यू होता है एनर्जी डेंसिटी, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है, वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है ना उसका मतलब समझो क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज का परसेंटेज चेंज होता है जब लोड जीरो से फुल हो जाता है। देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा आउटपुट जो होता है वोल्टेज का परसेंटेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज का परसेंटेज जब चेंज हो जाता है तो मतलब लोड बढ़ता है ना, जीरो से फुल हो जाता है, दैट्स वाई वोल्टेज रेगुलेशन होता है। एंड वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये है, बट मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लाने की कोशिश करता हूँ एंड टाइप करता हूँ। तो हाँ आप फॉर्मूला समझो। सो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, वी नो नो लोड मतलब बिल्कुल लोड नहीं, माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। सो नो लोड क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड। फुल लोड मतलब टर्मिनल वोल्टेज अंडर फुल लोड कनेक्टेड। तो देखो अब ट्रांसफार्मर में समझो, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट इज इक्वल टू आई टू आर रिक्वेस्ट कॉस फाइव प्लस माइनस आई टू एक्स ई क्यू साइन फाइव इंटू 100 अपॉन वी टू। सो देखो अब यहाँ पे समझो, आई टू क्या होता है, फुल लोड करंट होता है, आर ई एक्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्स एक्स इक्यू मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉस फाइव इक्वल पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग, वी टू फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, यूज प्लस और साइन मतलब लैगिंग पावर फैक्टर और यूज माइनस साइन लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना। एंड नाउ 17 नंबर पे जो है हाफ हेडर एंड फुल हेडर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो जो फुल हेडर होता है वो क्या होता है, हाफ हेडर और फुल हेडर डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी एडिशन करते हैं। दोनों मतलब दोनों का यूज 2 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है। अब पहले हाफ एडर समझो। तो हाफ एडर का होता है, डेफिनेशन समझो इसकी। हाफ एडर जो होता है ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 बिट नंबर को बिना कैरी इनपुट के ऐड कर देता है। इसका इनपुट तो दो इनपुट होते हैं ए बी, आउटपुट क्या दे सकता है, ये सम और कैरी। इसका ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर देखो, ए बी हमने यहाँ ले 0 0 1 1 0 1 0 2, तो सम करेंगे तो क्या होगा, 0 0 का सम 0 होगा, 0 1 का सम 1 होगा और 1 0 का सम क्या होगा, 1 0 का सम क्या होगा 1 एंड 1 1 का सम 0। अब हमने ए डॉट बी निकाला तो 1 1 0 है, तो अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब यही। फिर हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर आप ये समझ सकते हो, हाफ एडर के सर्किट के कुछ फॉर्मूले इतना समझो बस। इसको हटा दो, एक्सोर गेट है, ये अपना एंड गेट है। देखो जो प्लस वाला होता है वो एक्सोर होता है एंड जो डॉट वाला होता है वो क्या होता है, हमारा एंड गेट होता है। ये तो ये एक्सोर ये एंड गेट। ठीक, अब फुल डेफिनेशन समझो है फुल हेडर की। फुल हेडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो दो बिट नंबर पे काम करता है, नंबर को ऐड करता है और कैरी इनपुट भी लेता है। देखो इसमें 3 इनपुट है, 3 इनपुट कौन कौन से, ए बी है और ये ए बी है, जो ए बी है जो हमारा ए बी जो है हमारा जो ए बी है हमारा जो क्या बोलते हैं, ए बी जो है हमारा क्या है और कैरी इन है, वो ये हमारे 3 इनपुट है। ठीक, आउटपुट क्या है, दो आउटपुट सम और कैरी आउट। ठीक, अब इसका ट्रुथ टेबल समझो, ए बी कैरी इन सम और कैरी आउट। तो 2 0 2 1 2 0 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 4 0 मतलब क्योंकि जहां 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 मतलब अगर एक 0 आया और एक 1 आया तो 0 ही लिखा जाएगा। ठीक, देखो जहां जहां सिमिलर वैल्यू होंगी वहां 0। ठीक है, और जहां जहां मतलब आप ये समझो कैरी इन मतलब आप एक्सॉर नॉर एंड नॉट गेट ये सारी चीज आएंगे तो आप इनको अच्छे से कर पाओगे। सो प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, फिर अब ये समझो जो हमारा सम में जो हमारा ये कैरी इन आ रहा है ये हमारा ये फॉर्मूला है।
ठीक है, कैरी कहाँ चला गया, ठीक है, कैरी इन, ठीक है। तो ये कैरी इन समझो, मतलब ये हमारा सम में हमने क्या यूज किया, इतना यूज किया। मैं यार भाई पूरा क्यों हट जा रहा है, ठीक। कैरी आउट में हमने क्या किया, कैरी आउट में हमने यूज किया सिर्फ कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप इतना कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक। अब आता है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का होता है जब एक कॉइल में अपने करंट के चेंज होने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो और सेल्फ इंडक्टेंस हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस हमारा यूनिट होता है हेनरी। तो फॉर्मूला समझे इसको, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी। तो फॉर्मूला क्या, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू एन, हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई हमारा करंट इन द कॉइल। सो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो अब हम समझ लेते हैं एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी, एन नंबर हमारा क्या होता है, एन नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड साई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इक्वल टू करंट, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो किसी कॉइल में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल में बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो करंट को के इंक्रीज होने पर, जो करंट के इंक्रीज होने पे होने का अपोज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया, इसका यूनिट भी क्या होता है, हेनरी। अब समझो बेसिक फॉर्मूला। So M equal to mutual inductance equal to number of turns in the secondary coil into magnetic flux linking secondary due to current in primary and upon I. So ये आपका क्या होता है, आप इसको फाई पढ़ सकते हो, ये फाई टाइप का बना हुआ है, ठीक है। सो आप फाई पढ़ सकते हो, एंड M इक्वल टू N2 डॉट फाई अपॉन I1, ठीक है। Induced EMF in secondary coil से E2 equal to minus M di1 upon dt. So this equation shows the EMF induced in the second coil due to changing current in the फर्स्ट कॉइल, ठीक है। अब आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स यूजिंग ज्योमेट्री एम इक्वल टू के अंडर रूट L1 डॉट L2। L1 हमारा L1 एंड L2 हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है, के हमारे क्या होता है, कपलिंग कोएफिशिएंट होता है। तो इसका एग्जांपल समझो, जो हमारा ट्रांसमीटर है, क्या ट्रांसमीटर, क्या ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक सिंपल या प्राइमरी कॉइल का देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक एग्जांपल है, जो जिसमें हम प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करते हैं, एंड सेकेंडरी कॉइल में क्या रहता है, जो मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। एंड अब आप बात करेंगे 90 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ईएमएफ एक वोल्टेज सोर्स होता है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता मतलब करंट को फ्लो करता, जिससे वोल्टेज जनरेटेड बाय सोर्स भी कहते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। अब पहले स्टैटिक समझ लेते हैं, फिर डायनेमिक समझेंगे। तो स्टैटिक मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी हो, जैसे बैटरी का ईएमएफ, तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में हम समझो जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जैसे जनरेटर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। आई होप ये समझ में, लॉ समझाते हैं। अब आपने ईएमएफ समझ लिया, अब आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाते हैं। तो पहला लॉ क्या है, जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो देखो, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। देखो, जो सेकंड लॉ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ई हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल होता है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज होता है। नेगेटिव साइन हमें क्या बताते हैं कि लेंज लॉ है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द फ्लक्स। एग्जांपल समझो, जनरेटर में रोटर का मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब समझो फ्लिप फ्लॉप लॉ, ये हमारा लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, एंड ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक
विद 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। 30 मिनट्स अप्रॉक्स जाएगा ये वीडियो। आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डेफिनेशन। आरएस फ्लिप फ्लॉप एक बिट्स टेबल डिवाइस होता है जिसमें सेट एस और रीसेट हो। देखो सेट एस मतलब सेट और आर मतलब रीसेट इनपुट पर काम करता है। जब एस इक्वल टू 1 होगा तो आर 0 होगा, आउटपुट हमको क्यू क्या मिलेगा, 1 होता है। स्टेट सेट करते हैं स्टेट को, जब एस 0 होगा आर 1 होगा, आउटपुट हमें 0 होता है, 0 मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रीसेट स्टेट होते हैं। जब एस 0 हो आर 0 हो तो प्रीवियस स्टेट मेंटेन करता है। जब एस 1 हो आर 1 हो इनवैलिड स्टेट होती है। अब ट्रुथ टेबल समझो, तो 0 0 1 1, देखो एस टेबल को समझना है। 0 एस में क्या है, 0 0 1, आर में क्या है, 0 1 0 1। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब जीरो दोनों 0 होंगे तो क्या होगा, नो चेंज होगा। जब एक 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे देखो एस 0 है आर 1 है, यहाँ पे एस 0 है आर 1 है, यहाँ पे क्या लिखा है क्यू इक्वल टू 0, so यहाँ पे क्या है क्यू इक्वल टू 0। अब एस 1 है आर 0 है, तो क्या है 1, और ये इनवैलिड स्टेट हो गई। जेके फ्लिप फ्लॉप समझो। जेके फ्लिप फ्लॉप एक इम्प्रूव वर्जन है आर एस फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें एस इक्वल टू 1 होता है, आर इक्वल टू 1 इनवैलिड स्टेट होती है। वर्किंग क्या है, जब जे इक्वल टू 1 होगा आर इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट टॉगल हो जाएगा। जे मतलब सेट, आर मतलब रीसेट, फ्लॉप पल्स। सो जे हमारा 0 1 0 0 1 1 होता है, के हमारे 0 1 0 1 होता है। देखो सेम आया, नो चेंज, डिफरेंट आया, चेंज, अरे ये टॉगल कर दिया, ठीक है, सेम आया। तो बाकी ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके कंप्लीट 1 to 5 यूनिट का वन शॉट हो चुका है। तो प्लीज अगर आप इसको देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर दिल कर जाए तो एक लाइक तो बनता है ना इतनी मेहनत के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।